She says, from today you are going to be Nelson. काले गोरे में भेद नहीं, इन सबसे हमारा नाता है। ध्यान से सुनिएगा कि काले गोरे में भेद नहीं, इन सबसे हमारा नाता है। इन पर अत्याचार करे कोई, इन पर अत्याचार करे कोई, ये हमको नहीं सुभाता है। नमस्कार, मेरा नाम है गौरव। आप देख रहे हैं द खबरनामा। द खबरनामा की खास पेशकश इतिहास के पन्नों से। आज हम एक ऐसे देश में रह रहे हैं जहां पर गोरे और काले के बीच में कोई भेदभाव नहीं, कि अगर तुम्हारा रंग काला है तो तुम इस काम को नहीं कर सकते, अगर तुम्हारा रंग गोरा है तो तुम्हें ही जॉब मिलेगी, तुम्हारा रंग काला है तो तुम्हें जॉब नहीं मिलेगी, या फिर तुम्हें दोस्त नहीं मिलेंगे, या फिर तुम उस व्यक्ति से दोस्ती नहीं कर सकते रंग रूप को लेकर के। ऐसा हमारे देश में नहीं है। हमारा देश बहुत ही पवित्र देश है, हमारा भारत देश बहुत ही अच्छा देश है। और महाराज श्री प्रेमानंद जी भी इस बात को कहते हैं कि हम सब भगवान के अंश हैं। तो भगवान ने अगर बनाया है, तो भगवान के अगर अंश हैं हम लोग, तो भगवान ने भेदभाव करके तो नहीं भेजा है। भगवान ने ये नहीं कहा कि हाँ तुम्हारा रंग काला है तो तुम्हें प्रताड़ित किया जाना चाहिए, या फिर तुम्हें उस जगह पर रहने का अधिकार नहीं है, तुम्हें संसार में जाने का अधिकार नहीं। ऐसा भगवान ने नहीं माना। जब भगवान ने नहीं माना तो हम लोग इंसान क्यों माने, एक दूसरे में भेदभाव क्यों करें? ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम सब भगवान के अंश हैं, हमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। हमारा भारत देश ऐसा है, लेकिन साउथ अफ्रीका में 20वीं शताब्दी में ऐसा नहीं था। साउथ अफ्रीका में 20वीं शताब्दी में क्या होता था? साउथ अफ्रीका में 20वीं शताब्दी में इतना ज्यादा अत्याचार होता था, जिनका रंग काला होता था। वो अगर किसी भी काम को करने जाते थे, या फिर अपनी फैमिली के लिए हो या फिर अपने देश के लिए हो, अगर वो किसी भी काम को करने के लिए जाते थे तो उन्हें सरकार के द्वारा सजा दी जाती थी, उन्हें उनके परिवार से वंचित कर दिया जाता था, उन्हें जेल में डाल दिया जाता और उन्हें उस इतनी हद तक पीटा जाता था कि तुमने देशद्रोह किया है। उन पर देशद्रोह का आरोप लगा दिया जाता था और उन्हें देशद्रोह के आरोप लगा करके ही उन्हें सजा दी जाती थी। इसीलिए उन्हें जेल में डाल दिया कि तुमने देश के खिलाफ कोई काम कर दिया। ये होता था रंग भेद। कब? 20वीं शताब्दी में साउथ अफ्रीका में। इस रंग भेद प्रणाली को खत्म करने के लिए वहां पर नेल्सन मंडेला ने एक बहुत ही बड़ा कदम उठाया। तो बात करेंगे नेल्सन मंडेला की डिटेल से। नेल्सन मंडेला ने ऐसा क्यों किया? नेल्सन मंडेला के पास ये विचार आए कहां से कि हमें इस चीज को खत्म करना चाहिए? वो एक महानायक के तौर पर उभर कर कैसे आए? एक आम इंसान से एक महानायक, एक विरोधी, एक इस रंग भेद प्रणाली के सबसे बड़े विरोधी बनने तक का सफर क्या रहा उनका, हम इसकी चर्चा करेंगे। उनके जीवन से लेकर के उनका वैवाहिक जीवन कैसा रहा, उनका राजनीतिक जीवन कैसा रहा, और उनका देश के प्रति सम्मान, देश के प्रति विश्वास, देश के प्रति क्या वो सोच रखते थे, इसकी हम पूरी चर्चा करने वाले हैं आज के इस वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं उनके जीवन से, उनके नेल्सन मंडेला का पूरा नाम। नेल्सन मंडेला का पूरा नाम है नेल्सन रोलीहलाला मंडेला। इनके पूरे नाम का मतलब क्या है? इनके नाम में 3 जो शब्द आए हुए हैं, नेल्सन, रोलीहलाला, मंडेला, इन तीनों का अलग अलग मतलब, इन तीनों का मतलब है क्या? नेल्सन जो शब्द है, नेल्सन जो नाम दिया गया है इनका, नेल्सन नाम इनको एक शिक्षिका ने दिया। इसका रीजन क्या था, अभी हम इसको जानने वाले हैं। अभी हम समझ लेते हैं कि नाम का पूरा मतलब क्या है, आया कहां से ये नाम। पूरा नाम क्या है? पूरा नाम है नेल्सन। नेल्सन इनको उनकी शिक्षिका ने दिया हुआ है। रोलीहलाला का मतलब होता है उपद्रवी, ये भी इनको नाम दिया हुआ है। और मंडेला जो नाम लगा हुआ है इनके नाम में, जो मंडेला है, तो मंडेला इनका उपनाम है। तो इनका पूरा नाम हो जाता है नेल्सन रोलीहलाला मंडेला। ठीक है, इनके जन्म पर आते हैं। इनका जो जन्म हुआ है दक्षिण अफ्रीका के मवेजो में हुआ है 18 जुलाई 1918। इनके पिता क्या करते थे, इनके पिता का नाम क्या था, उसके बारे में जान लेते हैं। इनके पिता का नाम था गादला हेनरी मफागनीसवा मंडेला। ये क्या थे, ये क्या करते थे? ये उस समय थेमो जनजाति हुआ करते थे, उस समय थेमो जनजाति के प्रमुख हुआ करते थे। लेकिन इन पर सरकार द्वारा भ्रष्टाचार का आरोप लगा दिया गया और भ्रष्टाचार के आरोप लगा करके इनको बर्खास्त कर दिया गया था। इनकी माँ का नाम था नेसोकैनी सैनी मंडेला। अगर हम उनके धर्म की बात करें, उनकी माँ का जो धर्म था वो धर्म से ईसाई थी। नेल्सन मंडेला ने बाद में बताया था कि हमारे घर में कोई भी पढ़ने नहीं गया था, कोई भी स्कूल नहीं गया था, कोई घर में पढ़ा लिखा था नहीं। मेरी जो माँ थी वो धर्मनिष्ठ ईसाई थी, तो उन्होंने प्राइमरी स्कूल में मेरा एडमिशन कराया। वहां पर अफ्रीकियों में एक प्रथा थी या फिर ब्रिटिश सरकार द्वारा ऐसा आदेश था कि बच्चों का जो नाम है वो स्कूल के शिक्षक ही रखेंगे, वो उनके ऊपर क्या रखेंगे।
ठीक है, स्कूल के शिक्षक ही रखेंगे, ऐसा ब्रिटिश लोगों द्वारा कहा गया था, ब्रिटिश सरकार द्वारा कहा गया था अफ्रीकियों के लिए कि अफ्रीका में जितने भी स्कूल हैं उस स्कूल में जितने भी शिक्षक हैं या शिक्षिकाएं हैं वही बच्चों का नाम रख सकते हैं। ठीक है, ऐसा वहां पर ऐसा था। आगे बात करते हैं, इनके जो पिता थे, इनके पिता की मृत्यु एक अज्ञात बीमारी के कारण पिता की मृत्यु हो गई थी जब ये 12 साल के थे। कौन? नेल्सन मंडेला जब 12 साल के थे तब इनके पिता की आकस्मिक और अज्ञात बीमारी के कारण मृत्यु हो गई थी। और नेल्सन जो मंडेला थे वो मानते थे कि इनकी जो मृत्यु हुई वो, इनके पिता की जो मृत्यु हुई है वो फेफड़ों की बीमारी की वजह से, इनको फेफड़ों की बीमारी थी, इस वजह से इनके पिता की मृत्यु हो गई, ऐसा नेल्सन मंडेला मानते थे कि इनके पिता की मृत्यु फेफड़ों की बीमारी की वजह से हुई। आगे बात करते हैं इनकी शिक्षा दीक्षा कैसे हुई, इन्होंने क्या क्या शिक्षा प्राप्त की उसके बारे में बात कर लेते हैं। 1930 में अपने पिता की मृत्यु के बाद, क्योंकि इन्होंने उस समय प्राथमिक शिक्षा पूरी कर ली थी, तो इनकी पिता की जब मृत्यु हुई 1930 में, तो क्योंकि इनके जो पिता थे वो थेम्बू जनजाति के हेड हुआ करते थे, प्रमुख हुआ करते थे, तो इन्होंने भी ये सोचा कि हमें जो थेम्बू जनजाति है तो थेम्बू राज घराने का प्रिवी काउंसलर बनना है। तो फिर क्या हुआ, फिर इन्होंने जब डिसीजन ले लिया तो फिर 1933 में इन्होंने इन्होंने क्लार्कबरी मेथोडिस्ट हाई स्कूल में माध्यमिक शिक्षा के लिए अप्लाई कर दिया। वहां पर इन्होंने माध्यमिक शिक्षा अपनी पूरी की और इन्हें बागवानी करने का भी बहुत ज्यादा शौक था। बागवानी, पेड़ पौधे लगाना बहुत ज्यादा इन्हें पसंद था। इन्होंने अपने स्कूलिंग समय में, स्कूल टाइम में इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने अब्राहम लिंकन से संबंधित एक नाटक में अभिनय किया हुआ था। तो इन्हें इससे ये मालूम होता है कि इन्होंने नाटक या फिर अभिनय करने में भी दिलचस्पी रही है, इन्हें बागवानी करने में भी दिलचस्पी रही है। और जब ये माध्यमिक शिक्षा ग्रहण कर रहे होते हैं क्लार्कबरी मेथोडिस्ट हाई स्कूल में, तो वहां पर इनकी दोस्ती है कुछ लड़कों के साथ होती है, तो इनकी उनसे बनती नहीं क्योंकि इनका रवैया थोड़ा अड़ियल रहा था, लड़ाई झगड़े वाला ऐसा रहा था, या फिर इन्हें कोई चीज बांधने लायक नहीं थी, या फिर इनमें कोई ऐसी बात हो जाती थी कि जो इन्हें ऐसा लग रहा होता था ये बंधन वाली बात है, हम बंध करके काम करेंगे, जो इन्हें नहीं पसंद था। तो इसी तरीके से इनकी वहां पर लड़कों से दोस्ती टूटी। तो फिर वहां पर इनकी एक लड़की से दोस्ती हुई जो एक बहुत ही अच्छे दोस्त बन चुके थे। वहां से इन्होंने फिर आगे जब बढ़ते हैं तो सन 1939 में क्या होता है, सन 1939 में इन्होंने इस वहां पर माध्यमिक शिक्षा पूरी करने के बाद में जब इन्होंने 1939 में बैचलर ऑफ आर्ट्स डिग्री के लिए यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, तो उनकी ये डिग्री पूरी नहीं हो पाई। क्यों नहीं डिग्री पूरी हो पाई? क्योंकि वहां पर वह एक ऐसी जगह थी जहां पर 150 काले बच्चे थे, जहां पर 150 काले रंग के बच्चे, तो ये भी काले थे। तो इन्होंने वहां पर एक संगठन बनाया अपने दोस्तों का, जितने भी काले दोस्त, क्योंकि उस समय अत्याचार काले लोगों पर ज्यादा होता था, तो उन्होंने अपना एक संगठन अलग बनाया। तो उन्होंने वहीं पर डिसीजन ले लिया था कि हमें अब अपना संगठन बना करके हमें अब इस चीज को खत्म करना है, हमें इन चीजों के विरुद्ध लड़ना है कि जो गोरे लोग हैं जो हम पर शासन कर रहे हैं या फिर अत्याचार कर रहे हैं, हमें कोई भी काम करने नहीं दिया जा रहा है, इसका हम विरोध करेंगे। तो विरोध तो अकेले नहीं किया जा सकता था, तो उन्होंने वहां पर उसी स्कूल में जहाँ पर ये बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री लेने जा रहे थे, तो वहीं पर जब उनकी दोस्तों से जब संगठन बन जाता है तो उन्होंने स्टूडेंट प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। वहीं पर सभी लोग मिलकर के एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट करते हैं। तो इसी कारण से कहीं ना कहीं इनकी ये वाली जो डिग्री है बैचलर ऑफ आर्ट्स की डिग्री, बीए की डिग्री पूरी नहीं हो पाती। अब इस वजह से तो उनकी डिग्री तो पूरी नहीं हो पाई बीए की, लेकिन इन्होंने बीए की डिग्री, इनका उद्देश्य था कि बीए की डिग्री तो पूरी करनी है, तो बीए की डिग्री पूरी करने के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ अफ्रीका में अप्लाई करते हैं ये। तो वहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका में अप्लाई करने के बाद इन्होंने वहाँ पर बीए डिग्री अपनी पूरी कर ली। फिर उन्होंने ग्रेजुएशन के लिए फिर क्या करते हैं, ये उसी जगह वापस आते हैं, उसी स्कूल में वापस आते हैं जहाँ पर इन्होंने बीए की डिग्री पूरी नहीं कर पाई थी। स्टूडेंट प्रोटेस्ट चालू कर दिया था, उसकी वजह से नहीं हो पाई थी। तो ये जब इन्होंने बीए की डिग्री अपनी दूसरी जगह से की, जिस यूनिवर्सिटी का नाम है यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ अफ्रीका, उस जगह से उन्होंने बीए की डिग्री पूरी कर ली। फिर वहां से पूरी करने के बाद में वापस आते हैं उसी जगह पर फोर्ट ईयर में, यूनिवर्सिटी ऑफ फोर्ट में वापस आते हैं। तो उसी समय इन्होंने एएनसी के बारे में सुना। एएनसी क्या है?
इसके बारे में जानते हैं। एएनसी साउथ अफ्रीका का एक राजनीतिक दल, जैसे अपने भारत में समाजवादी पार्टी एसपी चलता है, बीजेपी चलता है, बहुजन भारतीय जनता पार्टी चलता है बीजेपी, और जो आम आदमी पार्टी चलता है आप चलता है, और जैसे अपने यहाँ पर आईएनसी चलता है, इंडियन नेशनल कांग्रेस चलता है। ऐसे वहां पर कांग्रेस से रिलेटेड एक राजनीतिक दल था जिसका नाम था एएनसी, अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। तो एएनसी का मतलब हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा, एक राजनीतिक दल है। उसको उसके बारे में जब मैंने सुना कि ये एक राजनीतिक दल है, तो इनके दिमाग में विचार आता है कि अगर हम ऐसे विरोध करेंगे स्टूडेंट के रूप में तो कोई शायद ना सुने या फिर हमारी आवाज सरकार तक ना पहुंच पाए। तो फिर क्या, इन्होंने डिसीजन लिया कि हमें एएनसी में जाना है, एएनसी को ज्वाइन करना है, इस राजनीतिक दल को हमें ज्वाइन करना है, हमें नेता बनना है। अगर हम नेता बनेंगे तो कहीं ना कहीं सरकार हमारी बात को सुनेगी। तो इन्होंने एएनसी को ज्वाइन किया है 1943 में। 1943 में ही ये फोर्ट एयर वापस आए थे। तो 1943 में जब इन्होंने इसको ज्वाइन किया, एएनसी को ज्वाइन सिर्फ इस उद्देश्य से किया, इनका उद्देश्य एक ही था कि अपार्थिव सिस्टम को खत्म करना, रंग-भेद प्रणाली को बिल्कुल डिक्लाइन कर देना, खत्म कर देना। And joined the African National Congress, the oldest black political organization in South Africa. It was when I came into the African National Congress that I realized that Xhosas are only a part of the African people. That the task of the ANC was to unite the African people and out of them build a nation. ये इनका उद्देश्य बन चुका था कि हमें अपने लोगों को, खुद को और अपने जैसे लोगों को, जो काले रंग के लोग हैं, जिन पर, या फिर काले रंग के नहीं, या फिर ऐसे लोग जिन पर अत्याचार सरकार कर रही है बेवजह, उस चीज को खत्म करना, प्रताड़ना को खत्म करना, प्रताड़ित हो रहे लोगों को बचाना, इस चीज को खत्म करने का इनका उद्देश्य बन चुका था। तो इसी उद्देश्य को लेकर के इन्होंने एएनसी को ज्वाइन किया 1943 में। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे ये फिर 1944 में क्या, 1943, देखो इन्होंने 1943 में ज्वाइन किया और इतना इनका अच्छा वर्क रहा है, तो इन्हें 1944 में इनको युवा लीग के सह संस्थापक बन जाते हैं। ये 1944 में जो स्टूडेंट थे, जो युवा लोग थे, उनके सह संस्थापक बन जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद इन्होंने एलएलबी के लिए यूनिवर्सिटी ऑफ विटवाटसलैंड में अप्लाई किया, क्योंकि वे एक कमजोर विद्यार्थी थे, तो उन्होंने यूनिवर्सिटी को 1952 में डिग्री पूरी किए बिना ही छोड़ दिया। ये इन्होंने मान लिया ऐसा कि हम कमजोर हैं, हमसे ऐसा नहीं होगा, तो उन्होंने डिग्री पूरी नहीं हो पाई एलएलबी की, तो उन्होंने उसको वहीं पर छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं। आगे किस बात पे आते हैं, फिर इन्होंने क्या किया, यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में अप्लाई किया। यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन में अप्लाई किया तो जेल में रहते हुए, लेकिन उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई। यहाँ पर अब जेल की बात कहाँ से आ जाती है, इनको जेल डाला क्यों गया, क्योंकि इन्होंने एएनसी ज्वाइन की, इस वजह से नहीं। एएनसी में इन्होंने सरकार के खिलाफ काम किया। एएनसी को ज्वाइन मतलब तुम किसी राजनीतिक दल में हो तो तुम्हारा ये फर्ज बनता है कि तुम सरकार के जो नियम है उसके अनुसार चलो। लेकिन इन्होंने क्या किया, इनका उद्देश्य बन चुका था, क्योंकि सरकार ही उस समय गलत कर रही थी, तो इन्होंने सरकार के खिलाफ आह्वान कर दिया। इन्होंने जो आह्वान किया है उसकी जरा हम बात करते हैं। इन पर राजद्रोह का मुकदमा लग जाता है 1961। ठीक है, तो जब इन पर राजद्रोह का मुकदमा लगता है तो उस समय मंडेला ने क्या कहा था, मंडेला के शब्द क्या थे, मंडेला के शब्द जरा आप सुनिएगा। इन्होंने कहा था कि हम दक्षिण अफ्रीका के लोग अपने पूरे देश और विश्व के सामने यह घोषणा करते हैं कि दक्षिण अफ्रीका उन सभी लोगों का है जो इसमें रहते हैं। जाहिर सी बात है, ये दक्षिण अफ्रीका या फिर कोई भी देश हो, दक्षिण अफ्रीका या फिर कोई भी देश हो, वो उस देश में रहने वाले हर नागरिक, हर व्यक्ति, हर छोटे बच्चे का ही देश, ये इनका कहना। ठीक है, अब उस देश में चाहे गोरे लोग हों, चाहे काले लोग हों, और कोई भी सरकार तब तक न्यायोचित रूप से अधिकार का दावा नहीं कर सकती या फिर उन्हें बेवजह नहीं मार सकती जब तक कि वह लोगों को इच्छा पर आधारित हो। मतलब क्या हुआ, अगर लोगों ने कुछ गलत काम किया है तो तुम उसको प्रताड़ना का, उसको तुम सजा दे सकते हो, उसको तुम प्रताड़ित कर सकते हो, या फिर उसको सरकार द्वारा सजा दी जा सकती है। अगर किसी व्यक्ति ने या फिर किसी संगठन ने ऐसा कुछ गलत नहीं किया हुआ है या फिर किसी के रंग रूप को देख करके तुम उसको सजा नहीं दे सकते हो, ऐसा इनका मानना था। I have fought against white domination and I have fought
against black domination. I have cherished the idea of a democratic and free society in which all persons live together in harmony and with equal opportunity. It is an ideal which I hope to live for and to achieve. But if need be, it is an ideal for which I am prepared to die. इनका बयान आया तो इस बयान को राजद्रोह के रूप में माना गया कि ये इस सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं, जो गलत है। तो इन पर राजद्रोह का मुकदमा लगा करके 1961 में इनको जेल में डाल दिया जाता था। तो जब ये 1961 में जब इन्होंने ये बयान दिया था, तब 1962 में इनको गिरफ्तार कर लिया गया और 1990 में रिहा कर दिया गया। उन्होंने जेल में 27 साल बिताए। अब आप देख सकते हैं कि इन्हें इस बात के लिए जेल में डाला गया कि ये एक अच्छाई के लिए लड़ रहे हैं, देश में कुछ अच्छा करना चाहते थे, देश में एक ऐसा बदलाव लाना चाहते थे। क्योंकि उस समय जो बोलना तो नहीं चाहिए, लेकिन उस समय जो गोरे लोग थे, गोरे लोगों की संख्या बहुत ज्यादा थी। तो कहीं ना कहीं उस वजह से इनको ये सब झेलना पड़ा। 1962 में गिरफ्तार कर लिया गया, उन्हें 1962 में गिरफ्तार किया गया और 1990 में छोड़ा गया। इसका मतलब वो 27 साल जेल में। In the late 1980s, amid a tide of world pressure, the South African government was forced to accept the inevitable and began dismantling apartheid. In 1990, at the age of 71, Mandela was released unconditionally. I stand here before you not as a prophet, but as a humble servant of you, the people. I place the remaining years of my life in your hands. आपको याद दिला दें कि जब इनकी LLB की डिग्री पूरी नहीं हो पाई थी 1952 में, तब इन्होंने क्या किया था, इन्होंने अपने दोस्त टैंगो के साथ में मिलकर के इन्होंने अपनी खुद की लॉ फॉर्म खोली थी। इसका मतलब क्या होता है कि लॉ फॉर्म खोली कहाँ पर थी? इन्होंने जोहान्सबर्ग में खोली थी, जो कि साउथ अफ्रीका में ही पड़ता है। उन्होंने खुद की एक लॉ फॉर्म खोली थी। क्यों खोली? इसका रीजन ये था कि जब उस समय की बात है कि जब काले लोगों को लॉ करने की जब जरूरत पड़ती थी, तो वो उनको मना कर दिया जाता था, उनको किसी ना किसी कार्य की वजह से उनको यूनिवर्सिटी से बाहर कर दिया जाता था। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी खुद की लॉ फॉर्म खोली अपने दोस्त की मदद से। तो लॉ फॉर्म खोली तो उसमें काले लोगों ने भागीदारी बढ़ चढ़ करके दी। उन्होंने कहा कि इसमें जब ज्यादा लोग भागीदारी करेंगे तो एक हमारा जो संगठन है वो संगठन भी बहुत ज्यादा मजबूत होगा। तो इस चीज को देख करके वहां की सरकार ने इनके खिलाफ एक्शन लिया। इनको पुलिस द्वारा प्रताड़ित किया जाता था, बार बार कभी कभी बंद करा दी जाती थी, फॉर्म को पढ़ाई नहीं होने दी जाती थी। तो इन सब चीजों को झेलते हुए भी इन्होंने लोगों को सहायता दी, उनकी लॉ की पढ़ाई पूरी करवाई। अब आगे बढ़ते हैं। जब इनको जेल हुई थी, तो जेल के बाद जब ये वापस आते हैं, तब इनका राजनीतिक जीवन शुरू होता है। वहां से राजनीति करना शुरू किया, वहां से इनको राष्ट्रपति बनाया गया। वहां से कैसे क्या क्या हुआ था, जानते हैं इनके राजनीतिक जीवन के बारे में। जब ये जेल से वापस आए तो इनके अंदर और ज्यादा आक्रोश पैदा हो चुका था कि अब तो हमें आजाद ही कराना। इन्होंने मन में ठान लिया था कि ये एक तरीके की आजादी होगी, काले लोग आजाद हो जाएंगे गोरे लोगों से, उनकी प्रताड़ना से, उनकी सजा से, उनके नियमों से, उनके बंधन से ये आजाद हो जाएंगे काले लोग। तो ये एक आजादी उद्देश्य लेकर के इन्होंने आगे बढ़ना चालू किया। तो इन्होंने फिर
और जगह जगह पर इस चीज को फैलाना शुरू कर दिया कि हमें आजादी चाहिए इन लोगों से। तो जब ये जेल से वापस आते हैं 1990 में, तब इन्होंने इस चीज को और अधिक लोगों के बीच में पहुंचाना शुरू कर दिया था। कुछ लोग खिलाफ थे इनके निर्णय से कि ये कैसी आजादी होगी काले लोग गोरे लोगों से। तो इन लोग इनके कुछ बहुत से लोग खिलाफ भी थे कि हम ऐसा तुम्हारा साथ नहीं देंगे, ये एक बेवजह की बात। तो बहुत से लोग इनके खिलाफ हो गए थे। लेकिन फिर क्या होता है, 10 मई 1994 को इन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं। इसका मतलब समझ रहे होंगे आप कि किसी मामूली इंसान से और एक राष्ट्रपति पद, जो देश का सबसे बड़ा पद होता है, वहां तक पहुंचना ये आम बात तो नहीं हो सकती। इनका जीवन बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है। अभी हम लोगों ने जाना भी कि इन्होंने कितनी सारी प्रताड़नाएं सही। फिर इस चीज के बाद हम आगे बढ़ जाते हैं। इन्होंने अपने शपथ ग्रहण में सबसे बड़ी जो बात कही है, अब जानते हैं इन्होंने अपने शपथ ग्रहण में क्या क्या कहा, कौन कौन से बड़े बड़े वादे किए और कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए लोगों तक पहुंचाया। उन सब चीजों के बारे में बताया कि हाँ ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। क्या क्या वो चीजें थी, क्या क्या इन्होंने शपथ में कहा, चलिए उनको जान लेते हैं। हमने बहुत ही विस्तार से लिख रखा है, चलिए उनकी बात करते हैं कि इन्होंने क्या क्या चीजें कही है, कौन कौन से वादे किए। तो सबसे पहली बात इन्होंने अपने शपथ में कहा, 10 मई 1994 को ये शपथ ले रहे हैं राष्ट्रपति पद की। उस शपथ में इन्होंने क्या कहा, जरा जान लेते हैं। संविधान को बनाए रखने और दक्षिण अफ्रीका के लोगों को सेवा करने का संकल्प लिया। इन्होंने कहा कि हम संविधान को बनाए रखेंगे, संविधान में जो जो लिख रखा है उन सभी का पालन किया जाएगा और दक्षिण अफ्रीका के लोगों की सेवा की जाएगी। दक्षिण अफ्रीका के लोग जितने भी लोग हैं उनको बिना रंग भेद के हम अपनी सरकार चलाएंगे, जो भी चीजें लागू की जाएंगी उन सभी लोगों के लिए होंगी। दूसरी बात इन्होंने क्या कहा, दूसरी बात इन्होंने कहा लोकतंत्र, समानता और मानवाधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया। लोकतंत्र, अब लोकतंत्र से आपको याद दिला दें कि इन्हें सन 1994 में दक्षिण अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति बने थे। लोकतांत्रिक रूप का मतलब क्या होता है कि लोगों के द्वारा बनाया गया तंत्र। लोगों ने जो लोकतंत्र बनाया है, मतलब लोगों के द्वारा चुना गया कोई व्यक्ति। ऐसा लोकतंत्र का मतलब क्या होता है कि लोगों के द्वारा कोई एक चुना जाएगा, वही क्या होगा, वही उन लोगों के लिए काम करेगा। इसका मतलब है लोकतंत्र। तो ये एक लोकतांत्रिक रूप से बनी हुई सरकार थी, लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए राष्ट्रपति थे, लोगों के द्वारा चुने गए थे। लोगों ने इनको पसंद किया, लोगों ने इनको चुना कि हाँ ये जो इंसान है, ये इंसान कुछ ना कुछ बड़ा कर सकता है, ये इंसान ही हम लोगों की मदद कर सकता है, ऐसा काले लोगों का मानना। तो ये एक लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए राष्ट्रपति थे। आगे बात करते हैं कि लोकतंत्र, समानता और मानवाधिकारों की रक्षा का संकल्प लिया। इन्होंने संकल्प लिया कि हम लोकतंत्र और एक दूसरे के प्रति समानता का भाव रखा जाएगा और मानव के जितने भी अधिकार हैं उन सभी का पालन किया जाएगा। और जरा जानते हैं, उन्होंने सभी नागरिकों के लिए सद्भाव और समान अवसरों के साथ जीवन जीने के लिए एक साथ रहने की इच्छा व्यक्त की। इन्होंने कहा लोगों से कि एक दूसरे के प्रति भेदभाव नहीं रखना है, एक दूसरे के प्रति घृणा नहीं रखनी कि हाँ वह इंसान काला है, यह इंसान गोरा है, तो गोरा इंसान अच्छा होता है, काला इंसान बुरा होता है, ऐसा नहीं मानना है। हर एक इंसान समान होता है। अभी हमने इस वीडियो के शुरुआत बताया था कि भगवान ने इंसान को बनाया तो उसने भेदभाव करके नहीं बनाया। हर एक व्यक्ति इस संसार में समान है, यही इनका भी मानना था। इन्होंने कहा कि जो भी सेवा की जाएगी, जो भी सरकार के द्वारा योजनाएं चालू की जाएगी, जो भी अवसर प्रदान किए जाएंगे, वो हर एक व्यक्ति को, साउथ अफ्रीका में रहने वाले हर एक व्यक्ति को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे, ऐसा इन्होंने कहा था। और इन्होंने क्या था, आगे बढ़े, उन्होंने एक ऐसे समाज के निर्माण का संकल्प लिया जहां सभी लोग, चाहे वे किसी भी जाति के हों, सुनिए इस बात को, कितनी बड़ी बात। उन्होंने एक ऐसे समाज के निर्माण का संकल्प लिया जहां सभी लोग, चाहे वे किसी भी जाति के हों, सद्भावना पूर्वक और समान अवसरों के साथ एक साथ रह सके। कोई व्यक्ति बिना भेदभाव किए एक साथ रह सकता है, ऐसा इनका मानना था। जरूरी नहीं कि भेदभाव किया जाए। अब तक जो चलता आ रहा है कि भेदभाव करना जरूरी है, वो नहीं किया जाएगा। सभी लोगों को समान अवसर प्रदान किए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने और भी कहा था, उन्होंने कहा कि यदि सरकार द्वारा कोई भी अवसर दिया जाएगा तो बिना रंग भेद और बिना जाति धर्म का भेद किए सभी नागरिकों को दिया जाएगा, कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। किसी की जात नहीं देखी जाएगी, किसी का धर्म नहीं देखा जाएगा, किसी का रंग रूप नहीं देखा जाएगा,
कोई भी अफसर अगर सरकार द्वारा किया गया, अगर सरकार द्वारा कोई मान लीजिए कोई जॉब निकाली गई है, वो जॉब चाहे वो गोरा इंसान हो, चाहे वो काला इंसान हो, चाहे वो किसी भी जात से हो, चाहे वो किसी धर्म से हो, उस व्यक्ति को उस अवसर का फायदा उठाने की इजाजत है, ऐसा उन्होंने कहा था। आगे बढ़े, उन्होंने कहा कि कोई भी किसी दूसरे व्यक्ति को उसके रंग या जात के आधार पर उत्पीड़ित नहीं करेगा। आप एक चीज नोट करने के लिए, मेन मुद्दा वही है, रंग रूप, रंग भेद प्रणाली, अपार्थिक सिस्टम, मेन मुद्दा वही है। अपने हर एक वचन में, हर एक वादे में उस चीज को जोड़ते हुए चले आ रहे हैं, उस चीज को जरूर लेके आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को उसके रंग या जात के आधार पर उत्पीड़ित नहीं करेगा, उसे उत्पीड़न नहीं देगा, उसे प्रताड़ित नहीं करेगा, उसे सजा नहीं देगा। यह देश अगर सजा देगा, अगर उसने कुछ गलत काम किया है तो उसे सजा देने का अधिकार सरकार है। कोई व्यक्ति सजा नहीं दे सकता कि हाँ काले व्यक्ति ने गलती कर दी तो गोरा व्यक्ति उसे पीट सकता है, ऐसा नहीं है। सरकार उस पर एक्शन लेगी, ऐसा इनका मतलब। यह देश सभी लोगों का देश है, तो हर एक व्यक्ति समान भाव से देखा जाना चाहिए। कितनी अच्छी बात। उन्होंने कहा कि ये जो देश है ये सभी लोगों का है, तो इसमें जितने भी रहने वाले लोग हैं वो सभी क्या है, समान है। कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई रंग भेद नहीं होना चाहिए। और आगे ये कहते हैं कि हर नागरिक के दो मूल कर्तव्य होते हैं। जितने भी देश में लोग रहते हैं, जितने भी नागरिक रहते हैं, उस हर नागरिक के दो मूल कर्तव्य होते हैं। पहला कर्तव्य उसका परिवार का पालन पोषण करना, उसका जो भी परिवार है उसमें उसके फैमिली मेंबर जितने भी लोग हैं उन सभी का पालन पोषण करना। दूसरा कर्तव्य अपने देश के प्रति सेवा करना, अपने देश के प्रति सेवा करना। पहला कर्तव्य अपने परिवार का पालन पोषण करना, परिवार की सेवा करना। दूसरा अपने देश की सेवा करना। ये इनका मानना, चाहे वह व्यक्ति काला हो या गोरा, कोई भी भेदभाव नहीं किया जाए। चाहे कोई व्यक्ति काला है वो भी इन दोनों कर्तव्यों को पूरा कर सकता है खुलकर। चाहे वह व्यक्ति गोरा है तो वो भी इन दोनों नियमों को, इन दोनों कर्तव्यों को पूरा कर सकता है। पहला कर्तव्य अपनी फैमिली के लिए कुछ करना, दूसरा कर्तव्य अपने देश के लिए कुछ करना। इन दोनों कर्तव्य को पूरा करने का अधिकार इस देश में रहने वाले हर नागरिक को है, ऐसा इन्होंने कहा। इन्होंने आगे कहा कि किसी भी देश की या किसी भी राष्ट्र की सबसे कीमती चीज उस देश या उस राष्ट्र के लोग ही होते हैं। किसी भी देश की सबसे बड़ी चीज, सबसे कीमती चीज वहां के लोग होते हैं। ये नहीं, यदि उन लोगों को नफरत की जगह सही रास्ता या सच्चाई या सफलता का रास्ता दिखाया जाए तो वह देश बहुत आगे तक जा सकता है और एक अच्छा राष्ट्र साबित हो सकता है। एक प्यार, अगर लोगों के अंदर तुम नफरत पैदा कर रहे हो, काले गोरे के बीच में नफरत पैदा कर रहे हो, अगर उन्हीं दोनों लोगों के बीच में प्रेम का व्यवहार पैदा कर दिया जाए तो वह देश या वह राष्ट्र बहुत आगे जा सकता है, ऐसा इनका मानना था, जो कि बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर बात है। आगे बढ़ते हैं। साउथ अफ्रीका में अमूल्य रत्न है और खनिज है, लेकिन इनका कोई भी वजूद नहीं, ये किसी भी लायक नहीं, ये कीमती नहीं है। साउथ अफ्रीका में बहुत से खनिज होते हैं, बहुत से मिनरल्स होते हैं, बहुत से अमूल्य रत्न है, लेकिन इनका कोई वजूद नहीं है अगर यहाँ के लोग ही स्वतंत्र और सच्चे रास्ते पर नहीं। अगर यहाँ के लोगों को ही अच्छा ना बनाया जाए, सिर्फ रत्नों को बढ़ावा दिया जाए, तो वो बहुत भद्दी चीज हो जाएगी, बहुत ही बेकार की चीज हो जाएगी। सबसे अच्छी चीज और सबसे कीमती चीज किसी देश की होती है तो वो वहां के लोग होते हैं, ऐसा नहीं। Never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. For the duration of his presidential term, and throughout what should have been a well-earned retirement, he has worked tirelessly to entrench the ideals he has so long stood for, becoming universally revered as an icon of चीजें हैं, कितने अच्छे वादे हैं, कितनी अच्छी बातें हैं जो उन्होंने अपने शपथ ग्रहण की। यह कोई एक अच्छा इंसान ही कर सकता है, एक अच्छा राष्ट्रपति ही कर सकता है। नेल्सन मंडेला ने जो शपथ ली थी, उस शपथ समारोह में जो सबसे बड़ा काम हुआ था पहली बार किसी देश में, उस देश का नाम है साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका देश पहली बार ऐसा काम हुआ था, उस काम की बात करते हैं। जब शपथ ग्रहण समारोह चल रहा था तो शपथ ग्रहण समारोह में पहली बार किसी देश में दो राष्ट्रगान एक साथ गाए गए। एक काले लोगों द्वारा गाया गया था, एक गोरे लोगों द्वारा गाया गया था। और ये
पहली और अंतिम बार साउथ अफ्रीका में हुआ था। इसके बाद कभी ऐसा नहीं हुआ कि साउथ अफ्रीका में दो राष्ट्रगान गाए गए हो, दोनों रंग भेद कर करके राष्ट्रगान गाए गए। जरा देखते हैं कि काले लोगों द्वारा जो गाया गया था उसका नाम है डाई स्टेम। मतलब क्या कि लड़ाई की जड़ खत्म। और जो गोरे लोगों द्वारा गाया गया था उस राष्ट्रगान का नाम था नकोसी सिकेलेन, जो उस समय साउथ अफ्रीका का ही राष्ट्रगान था। जो साउथ अफ्रीका का ओरिजिनल राष्ट्रगान है वो ये उस समय जो था नकोसी सिकेलेन, वो गोरे लोगों द्वारा गाया गया था और काले लोगों द्वारा कुछ अलग गाया गया था राष्ट्रगान, उसका नाम है डाई स्टेम। इसके बाद ऐसा किसी देश में या फिर ऐसा साउथ अफ्रीका में कभी नहीं हुआ कि दो राष्ट्रगान एक साथ गाए। आगे देखते हैं, नेल्सन मंडेला की एक बेटी थी जिसका नाम था जेनानी। बेटियां दो थी, एक का नाम जेनानी था। उस जेनानी की हम बात करते हैं। जेनानी अपने पिता के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल थी, उस समय वहीं पर थी। नेल्सन मंडेला के शपथ ग्रहण समारोह में उनकी पुत्री जेनानी मंडेला उनके साथ थी। शपथ ग्रहण समारोह में पहली बार किसी देश में दो राष्ट्रगान एक साथ गाए गए और मंडेला ने जब शपथ दी, तो ऐसा होता है कि राष्ट्रपति शपथ बाद में लेता है, पहले उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ ली जाती है। तो द्वितीय उपराष्ट्रपति सबसे पहले शपथ लेता है। द्वितीय उपराष्ट्रपति ने शपथ ली थी, द्वितीय उपराष्ट्रपति का नाम था मिस्टर डी क्लर्क। उन्होंने सबसे पहले शपथ ली थी द्वितीय उपराष्ट्रपति की। फिर इसके बाद में प्रथम उपराष्ट्रपति आते हैं थाबो म्बेकी, जिन्होंने प्रथम उपराष्ट्रपति पद की शपथ ली। फिर इसके बाद में नेल्सन मंडेला जी आते हैं, जिन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ली। सबसे मुख्य बात जो इतनी बड़ी शपथ में उन्होंने बातें की, उन सभी को मिला करके जो मुख्य बात है उन्होंने क्या कही थी उसकी बात देखते हैं। क्या इसका रिजल्ट क्या निकला कि सबसे मुख्य बात क्या कही गई। संविधान और लोगों के प्रति उन्होंने खुद को समर्पित करने का निर्णय ले लिया था। संविधान के प्रति खुद को समर्पित कर देंगे और साउथ अफ्रीका में जो लोग हैं उन लोगों को अच्छा बनाने के लिए हम खुद को समर्पित कर देंगे। ये उनके द्वारा कहे हुए शब्द थे। किसी राष्ट्रपति द्वारा ये कहना उस समय साउथ अफ्रीका में पहली बार ऐसा हुआ। नेल्सन मंडेला जी के बारे में लोगों ने जाना, नेल्सन मंडेला जी का जन्म के बारे में जाना, फिर उनके हमने राजनीतिक पलों के बारे में जाना, फिर शिक्षा दीक्षा से जाना, फिर हमने और अभी राजनीतिक के बारे में जाना, राजनीतिक जो उनका जीवन रहा है। अब हम उनके जानते हैं वैवाहिक जीवन क्या है, जान लेते हैं क्या है वैवाहिक जीवन। जरा देखते हैं वैवाहिक जीवन में ये कि नेल्सन मंडेला अपने पिता की तीसरी पत्नी, नेल्सन मंडेला जो थे, नेल्सन मंडेला के पिता थे, उन्होंने 4 शादियां की थी। ये जो थे ये अपनी तीसरी नेल्सन मंडेला जो थे वो अपने पिता की तीसरी पत्नी के पुत्र थे। तीसरी पत्नी का नाम क्या था, मतलब नेल्सन मंडेला की माँ का नाम क्या था? उनकी माँ का नाम था, हमने शुरुआत में बताया था, नोसेकेनी फैनी मंडेला, ये उनकी माँ का नाम था। तो ये उनके पुत्र थे नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने 3 शादियां की। अब आते हैं नेल्सन मंडेला की बात करें। नेल्सन मंडेला ने 3 शादियां की थी। उनकी 2 बेटियां और 2 बेटे थे। नेल्सन मंडेला की 2 बेटियां और 2 बेटे थे। बेटियों के नाम क्या क्या थे? बेटियों के नाम अभी हमने बताया, जेनानी मंडेला और जिंद जिस्बा मंडेला। बेटे का नाम क्या था? उनकी मदीबा थेम्बेकिन और मकगाथो था। ये उनके वैवाहिक जीवन के हम बारे में हम लोगों ने जाना, जो इतना खास नहीं है, लेकिन जो इनका जीवन रहा है, जिस तरह इन्होंने जीवन अपना समर्पित किया हुआ है, वो जानना बहुत जरूरी था। When I told one of my advisors a few months ago that I wanted to retire, he growled at me, "Coat, you are retired." If that is really the case, then I should say I now announce that I'm retiring from retirement. But in his retirement from retirement, Nelson Mandela has continued to give his support and generosity in countless ways, creating an enduring legacy through the Nelson Mandela Foundation, the Nelson Mandela Children's Fund, the Mandela Rhodes Foundation, the Nelson Mandela Institute for Education and Rural Development, and the 46664 campaign. Through 46664, he continues to lend the full force of his extraordinary talent, intellect, and heart to a problem that faces not only his own country, but the world at large.
Nelson Mandela. Madiba, we salute you. तो हम लोगों ने इस अब तक के पूरे वीडियो में निष्कर्ष क्या निकला है, इस वीडियो का निष्कर्ष ये निकला है कि हमें एक दूसरे के प्रति घृणा, उसके रंग को देख करके, उसकी जात को देख करके और उसके धर्म को देख करके घृणा नहीं करनी चाहिए। सरकार द्वारा जो भी अवसर दिए जाते हैं लोगों को, वो समान देने चाहिए। हर व्यक्ति को अवसर देने का अधिकार है। हर व्यक्ति सरकार द्वारा चलाए हुए योजनाओं का, सरकार द्वारा चलाए हुए अवसरों का उनको अपना सकता है, उन अवसरों का फायदा उठा सकता है, उन अवसरों का लाभ उठा सकता है। हर व्यक्ति को ये अधिकार है, जो उस समय नहीं था। ये इन्होंने परिवर्तन कहाँ से किया, कैसे किया, हम लोग जाना कि इनको बचपन से ही, जन्म से ही फ्रीडम की उत्तेजना थी। इन्हें फ्रीडम चाहिए, हर चीज में फ्रीडम ढूंढते थे। इनके अंदर ऐसे हॉबी समझ सकते हो कि फ्रीडम पाना ही हॉबी, ऐसे हम लोग समझ सकते हैं। तो हम लोगों ने इनके नेल्सन मंडेला जी के बारे में जाना। नेल्सन मंडेला ने कितना बड़ा परिवर्तन किया। एक खास बात आपको बताना चाहेंगे कि इस परिवर्तन के बाद में ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे बड़े बड़े देशों में इसका बहुत ज्यादा असर पड़ा कि उन्होंने भी फिर इस चीज को जब जाना कि हाँ उस देश में ऐसा हो गया, तो इस देश के लोगों ने भी इस कदम को उठाया कि हम भी लड़ाई करेंगे इस चीज के खिलाफ। तो उन देशों ने भी ऐसा किया, वहां पर भी सफलता मिली या नहीं मिली, जो भी हो, लेकिन इस बड़ी सी बात का, इस बड़ी सी घटना का असर बाकी सभी देशों में भी देखने को मिलता है। और हमारा देश, भारत देश ऐसा देश नहीं रहा है। हमारे भारत देश में हाँ गोरे लोग शासन करते रहे, वो अलग बात होगी, लेकिन काले गोरे में भेद नहीं। हम लोग भगवान कृष्ण को पूजने वाले लोग, भगवान कृष्ण का रूप सांवला कितना प्यारा है, हम उनको पूजने वाले लोग हैं। तो हमारे अंदर, हम लोगों के अंदर ये भावना आ ही नहीं सकती कि हाँ वह इंसान काला या फिर वह इंसान गोरा है तो उससे इस तरह का बर्ताव करेंगे, ऐसे हम लोगों के अंदर भावना आ ही नहीं सकती। ये बात थी साउथ अफ्रीका की कि हाँ बाकी सभी देशों में इस चीज का उदय कैसे हुआ, रंग भेद प्रणाली को खत्म करने का डिसीजन कहाँ से, शुरुआत कहाँ से हुई कि हाँ रंग भेद प्रणाली को खत्म करना चाहिए। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई कि काले गोरे लोगों में भेद नहीं होना चाहिए। इसकी शुरुआत कहाँ से हुई? तो इसकी शुरुआत करने वाले महानायक, महान व्यक्ति यही थे, जिसका नाम है नेल्सन मंडेला। ये इनका नाम था। यही व्यक्ति थे जिन्होंने इतना बड़ा परिवर्तन किया और इन्हीं से इस चीज की शुरुआत हुई। कैसा लगा आपको ये वीडियो या फिर इस सूचना को जानकर के कैसा आपको लगा, कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।